नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी। तो ग्वालियर, चंबल, विंध्य और अब मालवा निमाड़ राजनीतिक दलों का फोकस अब 60 से ज्यादा विधानसभा सीटें देने वाले इसी अंचल पर, जो सरकार बनाए रखने और हटाने में भी बड़ी भूमिका अदा करता है। यानी मालवा निमाड़ संभला तो सत्ता की चाबी हाथ लगी, फिर जतन चाहे जो करने पड़े। चर्चा आज इसी पर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 30 जुलाई को बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार अमित शाह मालवा निमाड़ में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो दिग्गजों के साथ अंचल के लिए रणनीतिक बैठकें भी होंगी। चर्चाएं तो ये भी हैं कि शाह भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव भी जाएंगे। तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इंदौर संभाग को उन्होंने चयन किया सबसे पहले, और इसलिए कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। और निश्चित रूप से हम आने वाले विधानसभा चुनाव में 160 सीट से ज़्यादा सीटों पर जीतकर सरकार बनाएंगे। इधर कांग्रेस को भी मालवा निमाड़ से बड़ी आशाएं हैं। 30 जुलाई को ही कमलनाथ भी इंदौर में आदिवासी युवा महापंचायत को संबोधित करेंगे, तो महारुद्राभिषेक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेत्री विभा पटेल की माने तो बीजेपी को अपने क्षेत्रीय नेताओं पर अब भरोसा नहीं रहा। जमीन खिसकती नजर आ रही है और इसी के चलते उनके केंद्रीय नेतृत्व को अपने प्रदेश के नेताओं पर भरोसा नहीं रहा है, इसीलिए वे ऐसी दौड़ भाग कर रहे हैं। मालवा निमाड़ की 60 से ज्यादा सीटें बाजी पलटने का मादा रखती हैं। शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी लाइन देंगे, तो कमलनाथ आदिवासियों को साधने की कोशिश करेंगे। इस सब के अलावा दोनों सियासी दिग्गजों के जरिए हिंदुत्व का तड़का लगाने की भी पूरी गुंजाइश है। इंदौर से अरुण त्रिवेदी, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मालवा निमाड़ अब फोकस में है, और मालवा निमाड़ वो जहां 66 विधानसभा सीटें लगभग आती हैं इस पूरे अंचल से, और 66 सीटें अगर लगभग इस क्षेत्र को अगर आप किसी सियासी दल ने लगभग वहां पर हित साध लिए या फिर वोटर को साध लिया, तो बहुत बड़ा उलटफेर होने की पूरी गुंजाइश हमेशा से रही है। इसलिए हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी यानी कि दोनों बड़े जो सियासी दल मध्य प्रदेश के हैं, इस पूरे अंचल पर रहा है। और अभी अगर हम जिक्र करें तो 18 में बीजेपी के पाले में ज्यादा ये क्षेत्र नजर आया, या हम कहें कि ज्यादा सफलता बीजेपी को हासिल हुई। लेकिन इस बार कोशिश फिर दोनों दलों की है। बीजेपी की कोशिश ये कि जो पुराना जनाधार है वो खिसके ना, या फिर उसे और मजबूत किया जाए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस खोए जनाधार को खोजने की कोशिश में पूरी ताकत लगा रही है। यानी ताकत दोनों ओर से झोंकी जा रही है। खुद अगर गृह मंत्री अमित शाह अगर हम कहें कि हफ्ते भर के अंदर लगातार 2 हफ्ते के अंदर तीसरी बार अगर मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, तो फिर समझिए कि कितना जोर है न केवल मध्य प्रदेश पर बल्कि एक एक अंचल पर। चूंकि पहले ग्वालियर चंबल पर सियासी दलों ने फोकस किया, विंध्य पर फोकस किया, और मालवा निमाड़ टारगेट पर है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, जिनसे तारुफ आपका करा दें। योगेश यादव जी कांग्रेस सेवा दल से हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस सेवा दल के। बहुत स्वागत है योगेश यादव जी आपका। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। दिनेश गुप्ता जी के साथ चर्चा की शुरुआत करूंगा। दिनेश गुप्ता जी, हम 2 अंचलों का जिक्र कर चुके, ग्वालियर चंबल पर भी बहुत चर्चा हो चुकी, कई बार दोनों बड़े सियासी दलों के बड़े नेता पहुंच चुके हैं, सभाएं भी हो चुकी हैं, विंध्य में भी पहुंच चुके हैं। मालवा निमाड़ कितना महत्वपूर्ण है सियासी नजरिए से? देखिए प्रशांत, मालवा निमाड़ भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए तो वो चुनौतीपूर्ण हमेशा से रहा। आपको मालवा निमाड़ को समझने के लिए जो मध्य क्षेत्र है अपना, जो भोपाल होशंगाबाद संभाग से आप जब उसको शुरू करेंगे, तो एक अलग तरह का ट्रेंड इस पूरे इलाके में देखने को मिलता है। खासकर जब हम उस पर पोलराइजेशन पॉलिटिक्स पर जाते हैं, तो ये जो पूरा इलाका है मध्य प्रदेश के बाकी इलाकों से अलग होती है इसकी राजनीति। बुंदेलखंड, ग्वालियर चंबल या बिंद के इलाके से बिल्कुल अलग होती है। ये इसमें केवल 66 सीटों का नहीं है, हम भोपाल होशंगाबाद संभाग की सीटें भी जोड़ेंगे तो ये सीटों की संख्या बढ़ जाती है।
तो जो मालवा निमाड़ तो चूंकि सेंटर है, और हम देखते हैं कि जो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के अलावा वहां ट्राइबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कांग्रेस के लिहाज से ट्राइबल इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से वहां पोलराइजेशन पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी यदि विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत कर रही है तो वो उज्जैन उसने सिलेक्ट किया कि वो उज्जैन से शुरू करेगी। अब अमित शाह जी इंदौर जा रहे हैं, तो वहां जिस तरह का हम देख रहे थे ना कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर यदि सबसे ज्यादा असंतोष यदि हमने कहीं देखा तो वो उसी मालवा के इलाके में देखा। जिस तरह से वहां रिएक्शन सामने आया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का रिएक्शन सामने आया, वो जो है ये बताता है कि पार्टी के भीतर क्या है। भंवर सिंह शेखावत का भी रिएक्शन हमने देखा था, फिर उसके बाद डैमेज कंट्रोल पॉलिटिक्स हुई। तो हर लिहाज से आप देखेंगे कि ये जो मालवा निमाड़ है वो हर चुनाव में महत्वपूर्ण रहता है, और हर पॉलिटिकल पार्टी को उस पर बड़ा स्पेशली फोकस करना होता है। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि एक तरफ पोलराइजेशन की कोशिश है, दूसरी तरफ आदिवासियों को साधने की कोशिश। योगेश यादव जी के पास मैं जाऊंगा। योगेश यादव जी, दिनेश जी को आप सुन रहे होंगे, कांग्रेस के लिए ये पूरा क्षेत्र हमेशा से चैलेंजिंग रहा है, बड़ी स्पष्ट बात उन्होंने कही है। दूसरा, आदिवासियों पर आप फोकस कर रहे हैं, और एक और बात भी कि भाई महारुद्राभिषेक में भी शामिल होने जा रहे हैं कमलनाथ जी, तो अब हनुमान भक्ति के बाद शिव भक्ति भी होगी। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एक जमाने में जो मालवा निमाड़ क्षेत्र जनसंघ का गढ़ हुआ करता था, आज की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। 2018 के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हमें अच्छी सफलताएं प्राप्त हुई हैं। मालवा के जो गढ़ हुआ करते थे, जैसे इंदौर में मिक्स हमारे विधायक चुनकर आए थे, हम मिक्स रहे, परिणाम हमारे मिक्स रहे। देवास में हम जरूर एक सीट लेकर आए, लेकिन उज्जैन हमारा अच्छा था, और बड़वानी जिला, धार जिला, खंडवा जिला, यहाँ पर मालवा निमाड़ जो निमाड़ का क्षेत्र है, वहां पर भी हमें अच्छी सफलताएं मिली। विशेषकर आदिवासी वर्ग ने, और वहां के विधायक ज्यादा चुनकर गए, आदिवासियों का ध्यान 2018 के चुनाव में रहा है, और हमें ये शुभ संकेत मिल रहा है। और ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं, ये जनता के लिए शुभ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की ढुलमुल नीतियों के कारण, उनके वादों के कारण जिस तरीके से कांग्रेस को प्रतिसाद प्राप्त हो रहा है, तो वो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी बात है, जो निमाड़ से जो निमाड़ का प्रवेश द्वार है, बुरहानपुर से राहुल जी पद यात्रा करके जो मालवा तक आए थे और उत्तरी निमाड़ तक गए थे, उस दौरान जो हमारी सीटें कवर हुई हैं, तो उसका इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा है कि ऐसा इंदौर की सभाएं ऐसे ऐतिहासिक टूटा है। लेकिन उसके बाद भी हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। हम अपनी मेहनत में, विशेषकर कमलनाथ जी खूब मेहनत कर रहे हैं, और माननीय दिग्विजय सिंह जी मेहनत कर रहे हैं, हमारे दूसरे नेता हैं सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, सभी जो हमारे और आदिवासी अंचल के नेता है हमारे, जो अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, वो बड़े प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। और जैसा कि अब कांग्रेस ने उस मंत्र को अपना लिया है कि हम कदम कदम चलेंगे और कदम कदम बढ़ते रहेंगे, और इसी का सुखद परिणाम हुआ है कि कर्नाटका में राहुल जी की पद यात्रा ने क्रांति की है, वहां का सत्ता का परिवर्तन हुआ है। मध्य प्रदेश में भी परिवर्तन होगा, और अभी कैलाश जी जैसा कह रहे थे कि हम 160 सीट लेकर आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इनका क्या आंतरिक आकलन है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि 2018 में भी इनको फील गुड हुआ था। 200 पार का इन्होंने घोषणाएं की थी, जो 100 सीट के आसपास सिमट गए थे। तो कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध है। कमलनाथ जी मानी मेहनत कर रहे हैं, 30 तारीख को इंदौर पहुंच रहे हैं, लगातार उनके दौरे हैं, बूथ सेक्टर पर दिग्विजय सिंह जी कार्य कर रहे हैं, और हम लोग बूथ पर हैं कांग्रेस के लोग, और हम निश्चित ही कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ग्वालियर चंबल से सिंधिया आपके साथ अलग हो चुके हैं, जहां से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिला था। ठीक है, मैं उस पर हालांकि नहीं जाऊंगा, मैं मालवा निमाड़ पर ही रहूंगा। 66 सीटों में 36 सीटें बीजेपी के पास थी मालवा निमाड़ में। आप कह रहे हैं कि बहुत बेहतर किया था 18 में, फिर भी नंबर गेम तो बीजेपी के पास था मालवा निमाड़ से। नहीं प्रशांत जी, मैंने पहले आपको कहा मिक्स परिणाम आए हैं। जैसे इंदौर जिला 8 सीट थी, तो हमें 3 सीट प्राप्त हुई, तो कहीं ज्यादा भी हुई है, कहीं कहीं भी हुई है। लेकिन हम इसको पहले जो मालवा निमाड़ की स्थिति थी, जिसको संघ का गढ़ कहा जाता था, उज्जैन को, इंदौर को,
तो वो अवधारणाएं तो हम तोड़ चुके हैं। और जहां तक चंबल की बात कर रहे हैं, मैं प्रियंका जी की आम सभा में था, अभी एक ऐसी क्रांति देखकर आ रहा हूं। जब प्रियंका जी की आम सभा हुई, 1 लाख से ज्यादा पब्लिक वहां पर थी। वो इस बात का प्रतीक था कि महाराजा का, जो कहते थे कि महाराजा का गढ़ है, वो गढ़, यदि आप भी वहां पर रहते या आपके प्रतिनिधि ने भी देखा होगा, तो यह अवधारणा भी आप बदल दीजिए कि किसी का गढ़ नहीं बचा। उसी तरह विंध्य क्षेत्र में भी, महाकौशल में भी और बुंदेलखंड में भी आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति के द्वार पर है। और मालवा हमारा पहले से और ज्यादा बेहतर होगा, विशेषकर आदिवासी अंचल। ठीक बात है दिनेश जी। जैसे कि मालवा निमाड़ का, जी योगेश जी मैं लौट रहा हूं। दिनेश जी, 2018 में कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी थी और बीजेपी ये दावा करती है, या उसके जो विश्लेषक हैं वो ये दावा करते हैं कि भाई 15 महीने की जब कांग्रेस की सरकार आई तो वो एंटी इनकम्बेंसी वाला मसला खत्म हो गया, और अब वैसी स्थिति नहीं है। नहीं, देखिए किस रूप में देखेंगे? इनकम्बेंसी तो हर बार जो है वो अलग अलग कारणों से अलग अलग तरीके से होती है प्रशांत। अभी आप मौजूदा दौर में देखेंगे तब भी एंटी इनकम्बेंसी देखेगी, ट्राइबल एरिया में आपको अलग तरह की एंटी इनकम्बेंसी देखेगी। तो पेशा जो कानून आया वो आया ही ट्राइबल्स के लिए, और यदि भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है, वहां टंटिया मामा हो या कोई भी जिस तरह के ट्राइबल के जितने भी उन्होंने प्रतीक गढ़े हैं, उनके जरिए एक मोबिलाइज तो किया है। आप 2019 के लोकसभा के चुनाव परिणाम देखिए, जो झाबुआ की सीट भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीतती थी, उसने वो सीट जीती, किसी भी कारण से जीती। तो उसने अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको थोड़ा सा रिवाइज किया होगा। और अभी भी आप देखिए, यदि वो अमित शाह इंदौर जा रहे हैं तो उनकी कोई स्ट्रेटजी है कि वो इंदौर में फोकस करके, वो अपने बूथ पर फोकस करके वो अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो वहां ट्राइबल के साथ साथ उनको पता है कि क्या है। और देखिए, राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो एक निश्चित तौर पे वो बहुत उनको कांग्रेस के लिए एक उम्मीद की किरण तो है। आप उसी यात्रा के दौरान हमने देखा था कि वो राहुल गांधी गुजरात में बीच में सभा करने गए थे, लेकिन उसके परिणाम नहीं मिले। मध्य प्रदेश में समस्या ये है कि जो लीडरशिप होनी चाहिए कांग्रेस के भीतर, जो लीडर चाहिए पूरे मालवा निमाड़ को, मालवा निमाड़ आप ज्वाइंट करते हैं तो उसको हम केवल खंडवा खरगोन या बुरहानपुर तक सीमित नहीं रखते। हमें इंदौर उज्जैन में भी देखना पड़ेगा कि किस तरह की लीडरशिप है। लोकल बॉडी जब इलेक्शन हुआ था तो हमने देखा था कि इंदौर में भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाने में सफल हो गई, उज्जैन में उसने अपना मेयर बना लिया, और आसपास भी उसको अच्छी सफलता मिली थी। तो जो इंटायर जो पॉलिटिक्स है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरह से उन्होंने एक नई जमावट की, और कांग्रेस के भीतर जो अंतर्द्वंद है, जिला अध्यक्ष ही हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी में इंदौर का ही कितना लंबा समय वहां लग गया था। तो वहां एक अलग तरह की समस्या कांग्रेस की है, जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए थोड़ा सा आप स्ट्रेटजी वाइज देखेंगे तो वीक दिखती है। जी, इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा योगेश जी। लोकल लीडरशिप बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती है अभी इन क्षेत्रों में, खासतौर से मालवा निमाड़, और इसको थोड़ा और विस्तार देते हैं दिनेश जी कि भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए। वहां पर आपके पास लोकल लीडरशिप की कमी है? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि लोकल लीडरशिप की कमी है, कार्यकर्ताओं का। अच्छा, दिनेश गुप्ता साहब बोल रहे हैं क्या? जी दिनेश जी, जी वो कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में। दिनेश जी, नहीं देखिए, बिल्कुल आप देखिए कि जो अरुण यादव जी को हमने लगातार ये मानते हैं कि उस इलाके में वो बड़ा चेहरा है राजनीति में। उनके भाई भी अभी बिल्कुल आप देखिए कि जिस तरह से वो धार्मिक आयोजनों में एकदम एक्टिव हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो पोलराइजेशन, लेकिन स्पेस कितना दिया जा रहा है कांग्रेस में, ये भी एक सवाल रहेगा ना दिनेश जी। जी नहीं, वो तो स्वाभाविक सा सवाल है। आप मैंने कहा ना कि कांग्रेस की जो आंतरिक राजनीति है, यदि इन जिलों में जिला अध्यक्ष आप कांग्रेस होल्ड कर देती है तो फिर समस्या तो है ना। जी बिल्कुल बड़ी बात है, ये समस्या तो रहेगी। हमारे साथ सनवर पटेल जी भी जुड़ गए हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता। स्वागत है आपका सनवर पटेल साहब। सनवर पटेल जी, 2018 का जिक्र अभी हो रहा था कि भाई 2018 का जिक्र हो रहा था कि भाई मिक्स नतीजे मालवा निमाड़ में बीजेपी को आए थे। 36 सीटें आपके पास थी तो लगभग 30 सीटें कांग्रेस के पास भी थी, और इस बार स्थिति बदली है, ये दावा कर रहे हैं योगेश जी।
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं 2018 में भी जब लगातार 15 साल से इनकी घोषणाओं से काम नहीं चला, ये वचन पत्र लेकर आए, झूठ का वचन पत्र, भ्रम फैलाने का वचन पत्र, एक नहीं दो नहीं 973 वचन इन्होंने दिए और एक भी वचन पूरा नहीं किया। ना किसी को बेरोजगारी भत्ता दिया, ना किसी को स्कूटी दी, ना जितनी योजनाएं चल रही थी वो भी बंद कर दी। जब इनके एक बड़े नेता ने ये कहा कि आप वचनों को पूरा कीजिए वरना रोड पर उतरूंगा, इतना घमंड, इतना दम्भ कह दिया, उतर जाइए रोड पर, उतर गए रोड पर। तो जनता जान गई है, जनता जानती है, जनता जान गई है कि इनके वचन भी झूठे हैं। सनवर जी, माफी के साथ आपको टोकूंगा, कांग्रेस की तरफ से एक सवाल, जब आप ये बात कहते हैं तो एक सवाल जरूर उठता है बार बार कि भाई अब क्यों नहीं उतरते वो सड़कों पर? अब आपके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन पत्र कांग्रेस के 973 थे, भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे 365 दिन जनता की सेवा कर रही है। सुबह 6 बजे भी आज वो जिस पार्टी में है वहां के मुख्यमंत्री सुबह 6 बजे उठकर जनसेवा के लिए अधिकारियों की बैठक लेते हैं, ताकीद करते हैं, 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहते हैं, गांव गरीब किसान की चिंता करते हैं और केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से गरीबों का जीवन स्तर को सुधारने का काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को समृद्धशाली बनाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में न रोडें थी, न बिजली थी, न पानी था। आज स्थिति देख लीजिए आप, चमचमाती रोडें हैं। आज देख लीजिए बिजली की स्थिति, एक्सिस बिजली है और कहीं ना कहीं दिल्ली में आ रहा हूं योगेश जी, हम बैठते हैं तो हमको गौरवान्वित होते हैं कि दिल्ली की मेट्रो में भी कुछ अंश हमारा है वहां की बिजली का। और पानी वो आप देख लीजिए कि 2003 तक पूरे मध्य प्रदेश में मात्र 6 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती थी, आज 45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती है। आप देख लीजिए पंजाब जैसे कृषि प्रधान प्रांत को पछाड़कर एक नहीं दो नहीं 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीतने का काम मध्य प्रदेश ने किया है। ये सिंचाई की व्यवस्था है, ये अन्न के पैदावार की व्यवस्था है। तो आज वो जिस पार्टी के अंदर है उस पार्टी के नेता और वो पार्टी वो अंत्योदय पर काम करती है, वो जो पिछड़ गए उनको आगे लाने का काम करती है। इसलिए इस बात का कोई औचित्य नहीं जो इन्होंने पूछा। ठीक बात है। योगेश यादव जी, एक तो जिक्र हो रहा था कि भाई बीजेपी सरकार में कोई ऐसे मसले नहीं होते जो जनता से जुड़े ना हो, बल्कि उनके समय रहते उन्हें पूरा किया जाता, ये दावा है सनवर जी का। दूसरी बात एक जो दिनेश जी कह रहे थे कि भाई लोकल स्तर पर या फिर आप स्थानीय नेताओं को स्पेस नहीं दे रहे हैं, आपसी खींचतान पार्टी में इतनी है कि वो भाई परेशानी बढ़ा देती है पार्टी की, कांग्रेस की। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो 2018 का कांग्रेस का वचन पत्र और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र दोनों हम लेकर बैठ जाते हैं, समीक्षात्मक दृष्टिकोण से उस पर अध्ययन करते हैं। और कांग्रेस मात्र 15 महीने में भी 9 महीने कार्य करते हुए कमलनाथ जी की सरकार ने जो अपने वचनों को पूरा किया उस पर अपन टिक मार्क करते जाते हैं। और एक टिक मार्क भारतीय जनता पार्टी के घोषणावीर भी लगाते जाएं कि जो मुख्यमंत्री जी ने 53,000 घोषणाएं की उसमें से 23,000 घोषणाएं अव्यवहारिक है। उनको यह भी पता नहीं रहता है कि वो घोषणा क्या कर रहे हैं, बिना अधिकारी से पूछे। तो घोषणावीर मुख्यमंत्री के रूप में तो अच्छी तरह उनकी इमेज स्थापित है। दूसरी बात यह है कि हम जो घोषणा नहीं करते हम वचन देते हैं। वचन और घोषणा में अंतर है। घोषणा में भाषणबाजी हो जाती, जैसा भी सरवर भाई कर रहे थे। वचन एक प्रतिबद्धता होती है, एक प्रतिज्ञा होती है। इसी प्रतिज्ञा के अंतर्गत हमने कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हम गर्व के साथ कहते हैं, राहुल जी कहकर गए थे 10 दिन में नहीं 10 मिनट में कर्जा माफ किया गया था। और चमचमाती हुई सड़कें, ये स्वप्नदर्शी बनना भारतीय जनता पार्टी के नेता कब छोड़ेंगे? अरे भाई अभी देखिए भोपाल के हालत, इंदौर के हालत, बढ़ता हुआ कीचड़, बढ़ता हुआ पानी। और आपके स्मार्ट सिटी का यदि विवेचन किया जाए कि स्मार्ट सिटी के क्या असर हो रहा है तो आप अच्छी तरह देख लीजिए। मध्य प्रदेश में उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी नहीं है, कर्ज लेकर घी पी रही है ये सरकार। 3.25 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है, जिसके सामने कोई विजन नहीं है। घोषणा पर घोषणा, घोषणा पर 24x7 पर बात करते हैं कि हमने इतना काम करते हैं। भजन भोजन भंडारे को काम नहीं कहते हैं साहब। काम होता है, काम बैठकर काम होता है, मौन होकर मुखर होकर काम करता है, सिर्फ एक भाषण देना। और इसी बात को लेकर, इसी परिपक्ष को मैं इस बात को दोहराता हूं कि आज मध्य प्रदेश की सरकार अपने आप में काबिल सरकार नहीं मानी जा रही। इसलिए तो अमित शाह जी आ रहे हैं। अमित शाह जी को जवाब ले लीजिए योगेश जी, आंतरिक जवाब ले लीजिए सनवर जी से, इसलिए अमित शाह आ रहे हैं। जी सनवर जी, जी इसलिए आ रहे हैं, बोलेगा सनवर जी, हमारे नेता हैं जी। अमित शाह जी जिनके नेता हैं, जिस पार्टी के नेता हैं उस पार्टी के लिए तो आएंगे। आप क्यों डर रहे हैं?
आप मत डरिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ का बड़े से बड़े नेता भी पहले एक कार्यकर्ता के भाव के साथ काम करता है, इसलिए अमित शाह जी आ रहे हैं। यही विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की। आपने कहा 10 दिन में, नहीं आपने 10 मिनट में कर्ज माफ कर दिया था। अरे आपने पिपलिया मंडी में गिनती सिखाई थी हम मध्य प्रदेश वासियों को, 1 से लगाकर 10 तक, और कहा था 2 लाख रुपए का कर्ज हम माफ करें, वरना 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। आज पूरे मध्य प्रदेश में आप एक भी व्यक्ति 2 लाख के कर्ज की माफी वाला बता दीजिए, हम मान जाएंगे आपको। अब आपने कहा कि सड़कें चमचमाती नहीं है। अरे साहब 2003 तक मध्य प्रदेश की पहचान इस प्रकार की आपने बना दी थी, यहाँ पता नहीं चलता था गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा। आज आपको चमचमाती हुई रोडों से तकलीफ है। आखिर आप क्यों गौरवान्वित नहीं होते अपनी अच्छी सड़कों से, मुझे समझ में नहीं आता है। आप कह रहे हैं 2.25 लाख करोड़ का वक्त कम है। सरवर साहब थोड़ा सा देर में जुड़े आप, वक्त कम, एक छोटा सा रिएक्शन योगेश जी इस पर 10 सेकंड में, फिर मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा कि भाई डर रहे हैं आप, शाह जी आ रहे हैं तो। हम तो इसको शुभ संकेत मानते हैं। आइए अमित शाह जी, मध्य प्रदेश की जनता जो उद्वेलित है, जो उत्तेजित है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है। अमित शाह जी के आने का सिर्फ एकमात्र कारण है कि शिवराज सिंह जी चौहान चूक चुके हैं, इसलिए अमित शाह जी को यहां पर आकर डेरा डालना पड़ रहा है। हम प्रतिबद्ध हैं, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सहकारी आधार पर कार्य कर रहा है। इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा मैं दिनेश जी के पास। दिनेश जी, योगेश जी का दावा आप सुन रहे थे। दूसरा एक बात जरूर बार बार उठ रहा है कि भाई इतने दौरे क्यों करने पड़ रहे हैं, सबसे बड़े रणनीतिकार के तौर पर जानते हैं हम उन्हें। नहीं, बिल्कुल देखिए, जब हम रणनीतिकार के तौर पे जानते हैं तो रणनीति के लिए जरूरी होता है कि आप ग्राउंड पर रणनीति बनाएं, और जो परिस्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर हम सबसे छुपी हुई नहीं है। जिस तरह का द्वंद्व हमने भारतीय जनता पार्टी में भी देखा, मतभेद भी देखे हमने, तो उसमें जरूरी था कि कोई ना कोई एक सेंट्रल का लीडर उसको इंटरफेयर करके चीजों को नॉर्मल करता। आप देखिए ना कितने बड़े नेता, भूपेंद्र यादव जी यहाँ आ रहे हैं, वैष्णव जी हैं, अजय जामवाल जी हैं, बहुत सारे लोगों की यहाँ जो है लाइन लगी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो उनके लिए सबसे कंफर्टेबल जगह मानी जाती थी, आज वहाँ लीडरशिप क्राइसिस है, इसलिए बड़े लीडरों को दखल देना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो चुनौतियां दोनों सियासी दलों के सामने हैं। और बीजेपी के लिहाज से बात करें तो नर्सरी के तौर पर बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश देखा जाता है, और किसी भी सूरत में मध्य प्रदेश बीजेपी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहेगी। चर्चा यहीं खत्म करेंगे। दिनेश गुप्ता जी, सनवर पटेल साहब, योगेश यादव जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।